अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी, आपकी खिदमत में हाजिर। दोपहर के 4 बज चुके हैं और श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त आज का स्पेशल रिपोर्ट लेकर मैं हूं आपकी खिदमत में हाजिर। और आज भी हम एक बार फिर से उन्हीं हालात का जिक्र करेंगे जो कुछ वक्त से कश्मीर के अंदर बने हुए हैं। और उन्हीं हालात में जब कल 2 असातिज़ा को गोली का निशाना बनाया गया और दोनों का ताल्लुक माइनॉरिटी कम्युनिटी से है, लेकिन उसके बाद सवालात उठने शुरू हो गए हैं। सियासतदानों की जानिब से भी सरकार को घेरने की कोशिश की गई है और खासतौर पर जो मुतासरीन हैं उनका कहना है कि वो अपने आप को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार कर रहे हैं और जो ये हलाकतें हुई हैं उसका बदला वो चाहते हैं कि सरकार इसका बदला लें और ऐसे हमलावरों की, ऐसे ताकतों की निशानदेही होनी चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और इस सिलसिले में आज मज़कूरा जो प्रिंसिपल थी सतिंदर कौर, जिसका नाम है, आलूची बाग से उसका जनाजा उठाया गया है और उसके बाद उससे सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर के बाहर उन्होंने रखा है। हालांकि एहतजाज की सूरत में ये सिख बरादरी जो निकली हुई है और उन्होंने मुतालबा किया है कि उन्हें जो उनका कत्ल किया गया है तो उसका और उस हवाले से उन्होंने तहकीकात का मुतालबा किया और तहकीकात के साथ साथ उन्होंने मुतालबा किया कि जो लोग इसके पीछे हैं उनकी निशानदेही होनी चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर कुछ वक्त तक उन्होंने पुरअमन एहतजाज भी किया और एहतजाज के बाद जो श्रीनगर के अंदर बटमालू है वहां शमशान घाट पर उनके आखिरी रसूमात अंजाम दिए गए हैं। सिख बरादरी में काफ़ी गम था, मायूसी थी, आंखें नम थी, लेकिन सिख बरादरी के साथ साथ पूरी मुस्लिम बरादरी भी उनके इस गम में बराबर की शरीक रही है, क्योंकि इंसानियत का कत्ल हुआ है। और इस हवाले से मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, हर कोई इस गम में आज यहाँ पर बराबर का शरीक दिखा। और साथ ही साथ कल से ही हम देख रहे हैं कि जब से ये वाक़ा यहाँ पर हुआ तब से ही मुसलमान भी उनके गम में बराबर शरीक है। सोशल मीडिया से लेकर दीगर प्लेटफॉर्म पर मुसलमानों की जानिब से भी इस वाक़े की मज़म्मत की गई है। सियासी लीडरान की जानिब से, चाहे वो रीजनल पार्टीज हो या नेशनल पार्टीज हो, उनकी जानिब से भी यहाँ जो है आज मज़म्मत की गई है। कल से मज़म्मती बयानात इस हवाले से आ रही हैं और इस तरह से मुतालबा किया जाता है कि सरकार इसमें अपना रोल अदा करे। हालांकि सियासतदानों की जानिब से कई सारे सवालात उठाए गए, वहां बाद में आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आज जो सिखों ने या सिख बरादरी ने अपने इलाकों से निकलते हुए फिर जुलूस की सूरत पे निकले और उसके बाद उन्होंने पुरअमन एहतजाज भी किया और मुतालबा किया कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। ये जब हादसे होती है या तो मिलिटेंसी आखिरी दौर में होती है, ये घबरा कर जो एजेंसियाँ करवाती हैं, या इसमें जैसे पाकिस्तान का हो सकता है या दूसरे किसी का हो सकता है। तो यहाँ पर जो चीज़ें देखने में आ रही हैं वो मैं लोगों से मिल रहा, लोगों का यहाँ से रहने का भी मन नहीं लग रहा है। इतने साल ये लोग 30 साल से भी ज़्यादा मिलिटेंसी को हो गए यहाँ पर बैठे हैं, तो भाईचार के साथ चल रहे हैं। लेकिन ये आपके जो धार्मिक लोग हैं उनका फर्ज है ये देखना कि भाई इन पर की हिफाजत कैसे हो सकती है। इस्लाम का कर्म है, उसका धर्म है कि अक़लियत की हिफाजत करना। चलिए, इस्लाम की तालीमात ये हैं कि मासूम इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है और इस हवाले से अक़लियत का तहफ़्फ़ुज़ अक्सरियत का भी फ़र्ज़ है और जिम्मेदारी है। लेकिन मजमूई तौर पर जब हम कश्मीर में आज हालात देखते हैं तो हर कोई अपने आप को अदम तहफ़्फ़ुज़ पाता है, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुका है। और ऐसे ही जो है मुख्तलिफ सियासी अंजुमनों की जानिब से, सियासी लीडरान की जानिब से भी इस तरह के सवालात उठाए गए हैं, क्योंकि तकरीबन पिछले 4-5 दिन के अंदर ये 7-8 अमवात हुई है और इस तरह से हालात जो है वो काफ़ी बदतर हो रहे हैं और सरकार पर इल्ज़ामात भी लग रहे हैं। सियासी लीडरान सरकार पर सवालात उठा रहे हैं, कांग्रेस हो, PDP हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, हर कोई यही कहता है कि सरकार तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो गई है। अगरचे सरकार दावे कर रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सलामती के एतबार से सब कुछ कंट्रोल में है, तो फिर क्या वजह है कि पे दर पे न सिर्फ अक़लियतों पर बल्कि अक्सरियत पर भी हमले हो रहे हैं और उनका कत्ल किया जा रहा है। सबसे पहले PDP से पहले हम बात करते हैं उमर अब्दुल्ला की, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने भी संगीन इल्ज़ामात सरकार पर लगाए हैं। आज जब उमर अब्दुल्ला अपने हामियों के हमरा मुतासरीन के घर गए और वहां पर ताज़ियत पुरसी की
और उनके साथ इजहारी यकजहती की बतौर मुसलमान और बतौर जम्मू कश्मीर की एक पॉलिटिकल पार्टी और बतौर इंसान। उन्होंने यही कहा कि कश्मीर के अंदर अब लगातार हमले हो रहे हैं। आज कोई भी अपने आप को महफूज नहीं समझता है, मुसलमान, पंडित या सिख कोई भी महफूज नहीं समझता है। ये उमर अब्दुल्ला का मानना है। उन्होंने कहा कि हालांकि वक्त सियासत करने का नहीं है, ना ही उनका इरादा अभी सियासत करने का है, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने एक संगीन इल्जाम सरकार पे लगाया है और इल्जाम इस तरह है। उमर अब्दुल्ला का मानना है कि पिछले 1.5 महीने से या 2 महीने से वो खुद ये सुन रहा है कि यहां अकलियतों को निशाना बनाया जा सकता है और उमर अब्दुल्ला का यह भी मानना है कि जिम्मेदार लोगों से वो सुन रहा है। लेकिन जब उमर अब्दुल्ला ये सरकार में न होने के बावजूद सुन रहा है तो फिर क्या वजूहात है कि सरकार तक इस तरह की मालूमात नहीं पहुंची है, और अगर सरकार तक ये मालूमात नहीं पहुंची है तो फिर सरकार में यहाँ रहना क्या कोई जवाब बनता है? तो इस तरह के सवालात उमर अब्दुल्ला ने आज मीडिया से बात करते हुए उठाए। और क्या खबर लगातार एक के बाद एक ये हमले हो रहे हैं और इसमें आज कोई अपने आप को सुरक्षित या महफूज नहीं समझता। यहाँ के मुसलमान, उनको भी निशाना बनाया गया। यहाँ के हमारे कश्मीरी पंडित, यहाँ के हमारे सरदार भाई बहन, कोई भी नहीं आज अपने आप को महफूज समझता है। और हालांकि ये वक्त सियासत करने का नहीं है, न मेरा इस तरह का कोई इरादा है, लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को समझाएं आखिरकार ये कहाँ पे फेलियर हुआ, क्योंकि ये मुझे कोई ना कहे कि हमें इस तरह की खबर नहीं थी। हुकूमत से दूर रह के भी पिछले लगातार 1.5 महीने से मैं सुनता आ रहा हूँ कि यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज को निशाना बनाया जाएगा, और ये मैं बहुत ही जिम्मेदार लोगों से सुन रहा था। तो अगर ये खबर मुझ तक पहुंच सकती थी तो जो लोग आज इंतजामिया के लिए जिम्मेदार हैं, क्या ये खबर उन तक नहीं पहुंची? और अगर ये खबर उन तक पहुंची तो उन्होंने इसके बारे में किया क्यों नहीं कुछ? अब ऐसा डर, ऐसी दहशत फैली हुई है कि हर कोई सोचता है कि मैं कितनी जल्दी यहां से निकल पाऊं। हम सब की, और खासकर हम जो मेजॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है इस वक्त कि हम अपनी तरफ से जितना भी हो सके कम ज्यादा हम अपने भाइयों को, बहनों को, अपने हमसायों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने में एक कोशिश करें, ताकि एक बार फिर हमें 1990s। आप उमर अब्दुल्ला को सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि अब जो मेजॉरिटी कश्मीर की है, यानी मुसलमानों की जो यहाँ पर अक्सरियत है, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो अब अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। लेकिन सवालात का सिलसिला लगातार जारी है। उमर अब्दुल्ला ने भी कई संगीन सवालात उठाए हैं और इल्ज़ामात लगाए कि जब उन्हें मालूम है तो फिर सरकार को क्यों मालूम नहीं है। और जब उमर अब्दुल्ला ने बोला तो महबूबा मुफ्ती भी कहाँ खामोश रहती। महबूबा मुफ्ती कल से ही ट्वीट कर रही है। जब अनंतनाग के अंदर सीआरपीएफ की गोली से एक शख्स की मौत वाक़ा हुई है तो महबूबा मुफ्ती ने उसी वक्त ट्वीट किया था कि अब जो फोर्सेस है ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है, ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने सवालिया अंदाज में भी कहा था कि क्या इस वाक़े की भी तहकीकात होगी। लेकिन उसके बाद आज महबूबा मुफ्ती ने भी जो मुतासरीन है श्रीनगर के अंदर, जो कल 2 टीचर्स मारे गए हैं और उसमें खासतौर पर जो सिख बिरादरी से वाबस्ता एक खातून को भी निशाना बनाया गया, उनके घर जाकर उन्होंने ताज़त पुरसी की, उनकी ढारस बंधाई और उसके साथ साथ उनके साथ इजहारी यकजहती की। और यहाँ पर मीडिया नुमाइंदों के साथ महबूबा मुफ्ती ने बात की और महबूबा मुफ्ती ने भी उमर अब्दुल्ला की तरह इसी तरह की बात की है और उन्होंने कहा कि कश्मीर के अंदर अब हालात दिन ब दिन बद से बदतर हो रहे हैं और इसके लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। महबूबा मुफ्ती का मानना है कि जो इक़दामात सरकार उठा रही है उसी की वजह से हालात खराब हो रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि तकलीफ दह हालात में सिख बिरादरी कश्मीरी मुसलमानों के साथ
शाना बशाना यहाँ पर रही हैं और आज उन पर इस तरह के हमले हो रहे हैं और जिस पर जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और यहाँ पर भी महबूबा मुफ्ती ने सरकार के इक़दामात पर सवालात उठाए और कहा कि जहाँ सरकार ये कहती है कि कश्मीर के अंदर सब ठीक ठाक है, 370 हटाए जाने के बाद सब कुछ बदल गया है और हर कोई इंसान अमन व शांति के साथ यहाँ पर रह सकता है, तो फिर इस तरह के वाक़ात यहाँ पर कैसे और क्यों हुए हैं? हालात जो हैं दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं और इसके लिए जिम्मेवार बीजेपी की सरकार है, जिन्होंने 2019 से लेके उससे पहले भी 2019 5 अगस्त से लेके जो यहाँ स्टेप्स लेते हैं, जो इक़दाम करते हैं, उसकी वजह से यहाँ हालात दिन ब दिन और बिगड़ रहे हैं। और ऐसे जो आज कल जो ये लेडी जिसके जो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक मेरे ख्याल में कोई 4-5 साल का है, दूसरे कोई 7वीं जमात में बच्ची पढ़ के कहाँ जाएंगे ये? और ये हमारी सरदार की जो हमारे भाई हैं, इन मुश्किल हालात में, इतने तकलीफ दे हालात में ये लोग हमारे साथ यहाँ डटे रहे, बने रहे। आज उन पे भी अटैक हो गया। इसकी जितनी मदद। चलिए, आप महबूबा मुफ्ती को सुन रहे थे और उन्होंने भी इन किलिंग्स को लेकर या जो हमले हुए हैं उसकी मजम्मत की है। न सिर्फ महबूबा मुफ्ती बल्कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, चाहे वो कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, अपनी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है या मुख्तलिफ सियासी, समाजी या जो मजहबी तंजीमें हैं, यहाँ तक कि मुफ्ती आज़म मुफ्ती जो नासरुल इस्लाम है, उनकी जानिब से भी कल इस वाक़े की मजम्मत की गई है और उन्होंने भी अपने बयान में कहा है कि वो इस वक्त जो मुतासरीन हैं, जो अक़लियत के साथ वाबस्ता है, उनके साथ इस गम की घड़ी में बराबर के शरीक हैं। लेकिन जब सियासत की बात आती है तो सज्जाद गनी लोन, जो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने ट्वीट किया है और मौजूदा सूरत हाल पर उन्होंने ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने रियासती सरकार को मशवरा दिया है और लिखा है कि रियासती इंतजामिया को एक इंतहाई आजिज़ाना मशवरा है। ये सज्जाद गनी लोन इस ट्वीट में लिखते हैं, बराई मेहरबानी मोहतात रहें, अपने ऊंचे घोड़ों से उतर जाओ, उन लोगों से बात करो जो कई दिहाइयों से यहाँ हैं। लगता है कि हम कुछ मुश्किल वक्तों में हैं, हर गुजरता दिन मुश्किल हो जाएगा और इसको दूर करने की ज़रूरत है और हर दिन एवरी पासिंग डे विल गेट चैलेंजिंग। ये सज्जाद गनी लोन ने ट्वीट किया है और सरकार को होश के नाखून लेने की बात कही है। कुल मिलाकर सरकार को घेरे में लिया जा रहा है और हर कोई पॉलिटिकल पार्टी सरकार को ये नोशन देने की कोशिश कर रही है, सरकार को इस तरह कहने की बात कर रही है कि सिक्योरिटी सरकार की जिम्मेदारी है, तहफ़्फ़ुज़ देना सरकार की जिम्मेदारी है, हालात बेहतर करना सरकार की जिम्मेदारी है, तो उस पर कोताही नहीं होनी चाहिए। चलिए, ये थे सज्जाद गनी लोन का ट्वीट। लेकिन कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी चन्नी सिंह जो आज यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने भी जो मुतासरीन हैं उनके साथ इजहार ताज़ियत की और उनके साथ यकजहती का इजहार किया और उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि आपसी भाईचारे की वजह से सिखों ने कभी हिजरत नहीं की कश्मीर से, लेकिन अफसोस है कि 370 हटाए जाने के बाद मरकजी सरकार ने जो अमन के लिए दावे और वादे किए थे, आज उसके बरक्स कश्मीर में हो रहा है। चन्नी सिंह ने कहा कि जो सरकार पे उन्होंने उंगली उठाई है और कहा कि वो कश्मीर में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देने में बुरी तरह से नाकाम रही है। इंतजामिया से अपील की है कि वो इस मामले की तह तक जाएं और मुलविसीन की निशानदी करके उन्हें सजा दिलाएं। ताहम सुरेंद्र सिंह चन्नी ने कहा कि सिख कौम एक मजबूत कौम है और वो रिवायत के मुताबिक ही कश्मीर के भाईचारे को किसी भी सूरत में खराब नहीं होने देगी। मद्देनजर रख के हम लोग, आप लोगों का सहयोग भी रहा, सारी कम्युनिटीज़ जो है मिलजुल के रहती थी। उसी में जब पीएम पैकेज भी मिला और कश्मीरी पंडित भी उसमें नौकरियां लेके यहाँ पे आए, लेकिन अफसोस का वाक़ा ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो जो उन्होंने दावे किए थे 35A और 370 को हटने के बाद कि हम लोग जो है यहाँ पे शांति लाएंगे और यहाँ पे ये वाक़ात नहीं होंगे, लेकिन ये उसका उल्ट हो रहा है और ये उंगली जो है वो सरकार पे उठती है कि सरकार इसमें विफल रही है यहाँ की माइनॉरिटीज़ को सुरक्षा देने में और इसलिए ये वाक़े जो हैं यहाँ पे हुए। तो हम अपील करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो तह तक जाके इसको देखें
कि ये कौन किस तंजीम से वाबस्ता लोग थे, कौन थे, क्या थे, वो हमारे सामने आए ताकि पता चले कि किन लोगों ने इनको मारा है। और जहाँ तक हमारी कम्युनिटी का ताल्लुक है, हम सुलझे हुए लोग हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। सरदारों ने आज़ादी से लेकर आज तक बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और हम लोग आपसी भाईचारे को बिल्कुल ख़राब नहीं होने देंगे। और जिस तरह हम पहले से रहते आए हैं यहाँ पे, इसी तरीके से हम आज भी यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन जो मजाटी के लोग हैं उनको भी इस तह तक जाना चाहिए और उनको भी बोलना चाहिए कि ये वाले वाक़ात जो है ये ना हो, उनका भी। चलिए, ये थे जम्मू कश्मीर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह चन्नी, जो कि खुद सिख तबके के साथ वाबस्ता हैं और उन्होंने कहा कि वो यहाँ के भाईचारे को कायम दायम रखने की भरपूर कोशिश करेंगे, क्योंकि बुरे हालात में भी जो सिख बरादरी है वो यहाँ कश्मीरियों के साथ रही है और आगे भी रहेंगी। और उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर नासिर असलम वानी का भी बयान सामने आया है। वो भी यहाँ जो मुतासरीन हैं उनके घर गए हुए थे और उनके साथ इजहारी यकजहती जो है वो करने के लिए आए थे। हालांकि हर तबका हाई फिक्र के लोग यहाँ उनके घर आते हैं, जाते हैं और उनके साथ इजहारी ताज़ियत करते हैं और इस वाक़े की मज़म्मत भी करते हैं। और इस मौके पर जब मीडिया से गुफ्तगू हुई तो नासिर असलम वानी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में यहाँ का सिक्योरिटी निज़ाम बिल्कुल दरहम बरहम होकर रह गया है। हम सब गमज़दा हैं, जो कत्ल हुए, हम इन वाक़ात की मज़म्मत करते हैं। नासिर असलम वानी ने कहा कि यहाँ सिर्फ मखसूस तबके यानी माइनॉरिटीज़ टारगेट नहीं है, बल्कि हर तबके के लोगों को निशाना बनाया गया है। सरकार को बुलंदबाग दावों को छोड़कर ज़मीनी सूरत-हाल बदलनी चाहिए। अनंतनाग में जो सीआरपीएफ की गोली लगने से एक शख्स को मारा गया, उस मामले की भी तहकीकात होनी चाहिए। कभी कोई कमी नहीं आई। इन्हीं का डाटा है कि कोई 28 लोगों की मौत हुई है सिविलियंस की पिछले 1 महीने के दौरान। तो उसमें से ये 3 और मान लीजिए 5 जो होंगे जो गैर मुस्लिम हैं, बाकी मुस्लिम भी इस जद में आए हैं। ऐसा नहीं है कि हमको लगता है कि बस आज इस कम्युनिटी पे हमला हुआ। यहाँ की सिक्योरिटी निज़ाम को ही थोड़ा बहुत जो है दरहम बरहम करने की कोशिश की जा रही है और सरकार को अब मेरा ख्याल है होश की दवा लेनी चाहिए और सिर्फ बुलंदबाग दावे करके ये कुछ हासिल होगा नहीं। हम लोगों की बात करने से उनको लगेगा कि नहीं, शायद हम इस मौके से फ़ायदा ले रहे हैं उनकी नुक्ताचीनी करने का, लेकिन आप सब साथी जान रहे हैं कि हकीकत यही है। ग्राउंड पे सिचुएशन ठीक नहीं है। ऐसा एक माहौल बन गया। कल देखिए क्या उसकी हकायक है वो अभी पता तो चली नहीं। एक लड़के शाम को सीआरपी भी, मतलब इतना खौफ दहशत का माहौल बन गया कि सीआरपी वाले भी कुदरती जब डर का माहौल रहता है, उन्होंने गोली मार के उस नौजवान को जो है कत्ल कर दिया। उसकी क्या डिटेल्स हैं वो आनी चाहिए और मुझे गुजारिश है सरकार से कि किसी तरह से भी, ये तो सामने का वाक़ा है, ये नहीं है कि यहाँ तो हमको पता नहीं चला कि किसने मारा। हालांकि मैं ये ज़ाती तौर पे मानता हूँ कि ये एक एक्ट ऑफ टेररिज्म है जो इनोसेंट्स को मारा गया, लेकिन वहाँ तो वर्दीपोश आदमी ने गोली चलाई। किन हालात में गोली चलाई और क्यों गोली चलाई उसकी भी तहकीकात करनी चाहिए और इसका एक एग्जाम्पली जो है बाद में जो इसका एक्शन है वो लेना चाहिए ताकि आइंदा हम थोड़ा सा जो है सिक्योर फील करें। चलिए, उमर अब्दुल्ला का एक ट्वीट भी आया है और उमर अब्दुल्ला का ट्वीट एक बार फिर उन्होंने सरकार को निशाना बनाया है। दरअसल ये निशाना उन्होंने वीरेंद्र पासवान, जो कि गोलगप्पे वाला, जिसका श्रीनगर के अंदर ही हाल ही में एक हमले के दौरान उसको हलाक किया गया था और उसके बाद उनकी लाश वापस ली गई है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि ये बिल्कुल अफसोस की बात है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में से किसी ने भी उनकी फैमिली को उनकी लाश वापस लेने में मदद नहीं की। ये उमर अब्दुल्ला का ट्वीट है। काफी तंज किया गया है इस ट्वीट के अंदर कि जहां सरकार कहती है कि हम लोगों के साथ है, वहीं पर जो वीरेंद्र पासवान है उनकी लाश बिहार वापस देने में किसी भी सरकार के अधिकारी ने उनका कोई हेल्प नहीं किया, बल्कि उनका यह भी कहना है कि जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है मस्ट हैव स्पेंड lakhs of rupees on hospitality for MPs and ministers but couldn't find any money for this। यानी जितने भी MPs और मिनिस्टर साहिबान जम्मू कश्मीर के दौरे पर आते हैं, जाते हैं, उन पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन वीरेंद्र पासवान की लाश वापस देने पर कोई हेल्प नहीं की गई है। ये उमर अब्दुल्ला का ट्वीट अभी अभी आया है।
चले, पिछले कुछ दिनों में जितने भी हमले हुए हैं और जितने भी लोग इसमें मारे जा रहे हैं या मारे गए हैं, उनमें जो बिंदु के साथ साथ ये खातून जो सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती थी, उनके घर इजहार यकजहती या ताज़ियत पुरसी का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस का एक वक्त भी आज बिंदु के घर गए हैं, गुलाम अहमद मीर के साथ साथ जो तारिक हमीद कर्रा और कांग्रेस लीडर जो कि जम्मू कश्मीर की इंचार्ज है कांग्रेस के लिए, रजनी पाटिल, वो भी वहां पर गई हुई थी और उन्होंने भी उनके साथ जो है ताज़ियत पुरसी की है और अफसोस का इजहार किया है कि वो हालात का निशाना बने और हमलावरों की जो उन्होंने तलाश करने का मुतालबा किया और साथ ही साथ उन्होंने जो लवाकिन हैं उन्हें उनके साथ इंसाफ करने का भी मुतालबा किया। और कांग्रेस का ये वक्त जो है इन मुतासिरीन के घर गया हुआ है और वहां पर उन्होंने मुतासिरीन के साथ बात भी की है और बाद में उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों के साथ भी बात की है। जो यहाँ पे किलिंग्स हो रही है सिविलियंस की, इसके लिए मुझे यहाँ पे भेजा मिलने के लिए, और गए एक साल में 2021 में यहाँ पे जो किलिंग्स हुए हैं वो 28 लोगों के किलिंग्स हुए हैं सिविलियंस के, जिसमें अनआइडेंटिफाइड गनमैन्स ने जो किलिंग्स किए हैं, जिसमें 21 माइनॉरिटीज़ के किलिंग्स हुए हैं, मुस्लिम लोगों के मेजॉरिटी के किलिंग्स हुए हैं, और जिसमें 7 जो है वो नॉन मुस्लिम लोगों के किलिंग्स हुए हैं, और यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उसमें 3 किलिंग्स हुए हैं, बाहर के लोगों के 5 किलिंग्स हुए हैं। हम धिक्कार करते हैं ये किलिंग्स का, और हम मांग करते हैं कि जो यहाँ का जो गवर्नमेंट प्रशासन है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, हमेशा बोलते रहते कि जिम्मेदारी हम लेते हैं, इतने साल जिम्मेदारी हमारे ऊपर रखते थे, हम मांग करते हैं कि जिम्मेदारी लेकर उन्होंने यहाँ का जो कानून है उसकी कानून की रक्षा करने का काम उनकी जिम्मेदारी है। 7 साल से यहाँ पे राज, ऊपर का राज भी उनका है, भारतीय जनता पार्टी का, नीचे भी प्रशासन उनका है, उन्होंने जिम्मेदारी लेके इन लोगों का संरक्षण करने की जिम्मेदारी उनके वो लेनी चाहिए थी। मासूम लोगों की जानें यहाँ पे जा रही है और उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये यहाँ का अहम सवाल है, और वो सवाल का जवाब गवर्नमेंट को आगे आके देना चाहिए, और वो हम सवाल उनके ऊपर छोड़ देते हैं। और यहाँ पे हम मांग करते हैं कि उसका जुडिशियल इंक्वायरी जो सिटिंग जज है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, उनके ऊपर होनी चाहिए, और जल्दी से जल्दी उसका रिपोर्ट। कांग्रेस लीडर रजनी पाटिल बात कर रही थी और उनका कहना है कि इस हवाले से जुडिशियल तहकीकात होनी चाहिए, और उन्होंने ये भी डेटा यहाँ पर बताया कि कुल मिलाकर 28 लोगों की मौत एक मखसूस अरसे के दौरान हुई है, और उसमें जो उन्होंने डेटा दिया उसके मुताबिक 28 में से 21 लोग मुस्लिम समाज से हैं, यानी मेजॉरिटी तबके से हैं, और 7 अक़लियत से उनका वाबस्तगी है। ताहम ये इंसानियत का मौत है, इस पर उन्होंने जो है फौरी तहकीकात का मुतालबा किया है। लेकिन इधर आज पीडीपी की जानिब से एक एहतजाज करने की कोशिश की गई है, और जो पीडीपी लीडरान हैं उनका मानना है कि ये एहतजाज जो अक़लियत से वाबस्ता लोग थे उनके साथ इजहारी यकजहती के बतौर किया गया था। ताहम उनका मानना है कि पीडीपी ऑफिस से बाहर उन्हें जाने की इजाज़त नहीं दी गई है, और इस दौरान उन्होंने यहाँ पर एहतजाज किया, और इस दौरान पुलिस एहलकार, विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। और इस मौके पर उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद के हक में नारे लगाए, खून खराबा रोकने पर जोर दिया, और उन्होंने जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के इस्तीफा का भी मुतालबा किया। और इस दौरान उन्होंने कहा कि जो खासतौर पर सुहेल बुखारी, मोहम्मद यासीन भट्ट, रूप अहमद भट्ट, आरिफ लाई गुरु जो इन एहतजाजी मुजाहरीन में यहाँ पर शामिल थे, उन्होंने कहा कि वो पुरअमन एहतजाज निकालने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अपने फराइज निभाने में नाकाम हो गई है, और मुल्क के अंदर जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि कश्मीरी मुसलमान अक़लियतों के साथ नहीं है। ताहम इन लीडरान का मानना है, एहतजाजी लीडरान का मानना है कि ताहम जब आज उन्होंने अक़लियतों के साथ इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हुए एहतजाज करने की कोशिश की थी तो उन्हें दफ्तर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। सरकार की नाकामी के खिलाफ और हमारा जो समाजी ताना बाना है हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का, उसके हक में एक पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च करना चाहते हैं, और ये सरकार जो अपने फराइज निभाने में नाकाम रही है वो हमें ये पीसफुल प्रोटेस्ट तक नहीं करने दे रही है। देखिए
हम लोगों पे, जम्मू कश्मीर के आवाम पे, खुसूसन कश्मीरी मुसलमानों पे हमेशा ये इल्जाम लगाया जा रहा है और आज भी ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ का मुसलमान, यहाँ के हिंदू, सिख और अदर माइनॉरिटीज के लिए खड़ा नहीं होता। आज जब हम लोग उनके हक में बाहर निकल के आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं पीसफुली, ये लोग हमें वो भी अलाउ नहीं करते। तो इनके ये चाहते हैं। चलिए नाज़रीन, अभी इत्तला मिली है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आलूची बाग पहुंच रहे हैं, जहां पर जो सिख तबके से वाबस्ता खातून का जो कल कत्ल हुआ है उनके लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर यहां पर पहुंच गए हैं। और उससे पहले माना जा रहा है कि डीजी दिलबाग सिंह भी यहां पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने भी लवाहिकीन के साथ ताज़ियत पुरसी की है। अगली खबर में बात करते हैं बांडीपुरा की, क्योंकि इन्हीं हालात के दौरान, इन्हीं आयाम के दौरान बांडीपुरा के नाइटखाई इलाके में हाल ही में एक सोमो स्टैंड प्रेसिडेंट जो है मोहम्मद शफी लोन जिसका नाम है और उसे सोनू के नाम से इलाके में जाना जाता है, उनके लवाहिकीन ने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आकर एहतजाजी मुजाहरा किया। और मुजाहरे के दौरान उन्होंने कहा कि उनके जो बच्चे हैं मोहम्मद शफी लोन, उनके कत्ल, मुबैना कत्ल में मुलविस जो अफराद हैं उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। हालांकि उन्होंने ये भी इंकिशाफ किया है कि जब उसका कत्ल किया गया, जब उसको गोली मार दी गई तो उससे पहले उसने उनके साथ बात की, यानी जो उनका फादर है, उनके वालिद हैं, उनका माना कि उन्हें कॉल आया बेटे का और बोला कि मुझे गोलियां चलाई गई हैं और जख्मी हालात में उसे वो खेत में उन्होंने पाया, यानी वालिदैन ने उसे खेत में पाया। उन्होंने खुद ही निशानदेही की कि किसने उन पर गोली चलाई, यानी जिसका कत्ल किया गया उसने खुद ही बताया कि उस पर गोलियां किसने चलाई। नाइटखाई का रहने वाला है वो शख्स जिस पर उससे कत्ल करने का मुजाहिरी ने इल्जाम लगाया और उनका माना कि जिस बंदूक से गोली चलाई गई उसे जब्त किया जाना चाहिए। अभी तक पुलिस ने अच्छा काम करके 10 से 12 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया है। तहम मज़कूरा शख्स किसके साथ वाबस्ता है और बंदूक कहां से आई उसकी निशानदेही होनी चाहिए और तहकीकात होनी चाहिए। ये लवाहिकीन ने आज प्रेस कॉलोनी में आकर मुजाहरा किया। अतवर दलील मे कोर मालूम सोनू आवा योर अमिस सोनू वन मोहम्मद शफी सह आवा दोप सह तम थो गाड़ी ये तमिस कोर यारन कर फोन सह नो तमी तम सह द्राव तथ कड़ तम बाइक तो गाड़ी थवन गर तो सह द्राव बाइक क्या तात यह गसन सत बहुत शाम पान शाम 3 रकन तो फिर मे सलाम गर अस मजूर दान लोनस करनस शाम सलाम फिर मे आव अम सुन नंबर बह तुलान वल मे आव अम नंबर पे फोन मे गोबरा कत सक दोपन अबा मे लाये गोल मे वन सा कत दोपन बोन रोड बोन रोड वसान। तो नाज़रीन, इसके साथ आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की दीजिए अपने मेज़बान मेरहिलाल हांजुरी को इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान।